स्ट्रोक अर्थात मस्तिष्क का दौरा 2020 के आंकड़े ये बोलते हैं कि 67 लाख लोगों की मौत हो गई थी इस गंभीर बीमारी से और ये हर साल बढ़ता जा रहा है। तो अगर आंकड़े को देखा जाए तो 2050 तक 1 करोड़ लोगों की मौत हो जाएगी एवरी ईयर स्ट्रोक के कारण से। तो ये क्यों हो रहा है और क्यों इस गंभीर बीमारी से हम बच नहीं पा रहे हैं? नमस्कार, आज के वीडियो में हम यही जानने जा रहे हैं कि कैसे आप स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हो, क्या साइंस एंड सिम्टम्स है, कैसे हम अर्ली डिटेक्शन अर्थात तुरंत इसको डायग्नोस करें और अस्पताल पहुंचने के बाद क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। स्ट्रोक 2 प्रकार के होते हैं, इस्चेमिक स्ट्रोक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक अर्थात मस्तिष्क का दौरा जब पड़ता है तब कैसे आप अपने नजदीकी या आसपास के लोगों को डिटेक्ट कर सकते हो, ये हम जानने जा रहे हैं। तो ब्रेन के ये जो नस होता है वो फटता क्यों है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि मोस्टली अगर किसी का बीपी बढ़ता है अर्थात ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है लंबे टाइम तक, तो ब्रेन के जो नस होते हैं उसमें प्रेशर पड़ता रहता है और वो फट सकता है किसी भी टाइम। इसके साथ साथ कुछ जन्मजात नुक्स भी हो सकते हैं जिनको एन्यूरिज्म या आर्टरियोवेनस मैलफॉर्मेशंस बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में। ऐसे कंडीशंस में भी आपके जो ब्रेन के ब्लड वेसल्स है वो बहुत फ्रेजाइल होते हैं और वो किसी भी टाइम बीपी बढ़ने के वजह से फट सकता है। तो आसपास में किसी को स्ट्रोक हो रहा है कि नहीं, वो कैसे डिटेक्ट करें? इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि तुरंत सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। सिम्टम्स में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो एक साइड का बॉडी में वीकनेस आ सकता है अर्थात वो अचानक से काम करना बंद कर देगा। फिर फेस का ड्रूपिंग हो जाएगा अर्थात एक साइड का फेस नीचे की तरफ, उसके साथ साथ वो आदमी या औरत बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो जीभ के जो मसल्स होते हैं वो भी पैरालिसिस हो जाएंगे। लकवे के कारण ये सारे सिम्टम्स आते हैं। या फिर किसी को अचानक से बहुत ज्यादा हेडेक हो जाता है और वो पता नहीं चलता है किस कारण से हो रहा है, तो ये सब स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रोक को तुरंत से तुरंत डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। पहले 1 घंटे में अगर आप पेशेंट को सही सलामत अस्पताल तक पहुंचा देते, बचने का चांस बहुत हाई हो जाता है। इस गोल्डन 1 आवर में आपको करना क्या चाहिए? तो आपके आसपास में अगर किसी पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स आता देख रहे हैं आप, तुरंत से तुरंत फास्ट कीजिए। मतलब FAST। फास्ट जो FAST है उसका मतलब क्या है? F और फेस अर्थात अगर मरीज का फेस एक साइड से ड्रूपिंग हो रहा है, मतलब एक साइड नीचे जा रहा है एक साइड ऊपर आ रहा है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है। दूसरा है आर्म्स अर्थात हाथ। पेशेंट को बोलेंगे अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाओ। अगर वो एक हाथ ऊपर उठा पा रहा है और दूसरे हाथ नहीं उठा पा रहा है क्योंकि लकवा उस साइड का हो गया है, तो ये समझ लेना है कि स्ट्रोक जरूर से जरूर हो चुका है। S फॉर स्लर्ड स्पीच अर्थात पेशेंट सही से बात नहीं कर पाएगा। उनको अपना नाम पूछिए, आप अपना नाम बताओ, तो वो अपना नाम नहीं बता पाएंगे क्योंकि जीभ के जो मसल्स है वो काम करना बंद कर देता है स्ट्रोक में। T फॉर टाइम, इट्स टाइम टू कॉल द एम्बुलेंस। तुरंत से तुरंत 119 या फिर अपने नजदीकी अस्पताल के जो इमरजेंसी नंबर है उस पर कॉल कीजिए। एम्बुलेंस को जरूर से जरूर जल्दी बुलाइए। अस्पताल में पहुंचाना बहुत जरूरी है। अस्पताल पहुंचने के बाद आपके डॉक्टर जल्द से जल्द मरीज के वाइटल्स देखेंगे। वाइटल्स अर्थात पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, ये सारी चीजें देखेंगे। ऊपर से लेके नीचे तक सारे चीजों का एग्जामिनेशन जल्दी जल्दी किया जाता है। ऐसे में कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है अर्थात मरीज सही सलामत अस्पताल में पहुंचा है कि नहीं, ये आप अपने लेवल पे भी देख सकते हो क्योंकि अभी जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बोलते हैं कुशिंग स्ट्राइड और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब इस चीज को जाने। कुशिंग स्ट्राइड में 3 चीज होता है, जैसे कि आपको पता है ट्राइड का मतलब 3 चीज। तो इन तीनों चीज में से अगर कुछ प्रेजेंट है तो इसका मतलब मरीज की हालत बहुत गंभीर है। सबसे पहला है ब्रेडिकार्डिया
अर्थात हार्ट रेट बहुत कम हो जाना। अगर हार्ट रेट 60 से नीचे हो जाता है, 1 मिनट में अगर 60 से भी कम बार आपके हार्ट या दिल धड़क रहा है तो ये एक गंभीर साइन है। दूसरा है इर्रेगुलर रेस्पिरेशन, अर्थात जो सांस लेते हैं हम लोग, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, वो रिदमिकली होता है, एक के बाद एक होता जाता है। ऐसे में क्या होता है, गंभीर स्थिति में मरीज एक बार सांस लेता है, फिर बहुत देर तक नहीं लेता है, फिर कभी थोड़ा सा ले लेता है, फिर 2-3 बार ले लेता है, फिर नहीं लेता है। तो ये इर्रेगुलरली रिदम बन जाता है रेस्पिरेशन का। और तीसरा साइन है रेज्ड पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर का मतलब है आपका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच बहुत ज़्यादा गैप हो गया है। अब दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है हमारे ब्लड प्रेशर का ऊपर वाला रीडिंग एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है नीचे वाला रीडिंग। जैसे मान लो आप बीपी नपवाने जाते हो और आपको ये बताया जाता है कि आपका बीपी है 120/80, तो 120 है आपका ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 80 है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अर्थात नीचे वाला ब्लड प्रेशर। तो दोनों के बीच गैप कितना है, 120 - 80 अर्थात 40। तो अगर ये गैप बढ़ जाता है, अर्थात ऊपर वाला और नीचे वाले बीपी के बीच बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, तो ये भी एक गंभीर साइन है। तो आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या गंभीर साइन है। सबसे पहले तो हार्ट रेट कम हो जाता है, दूसरी बात है कि रेस्पिरेटरी रेट बहुत इरेगुलर हो जाता है, और तीसरा है आपका ऊपर और नीचे वाले बीपी के बीच बहुत गैप हो जाता है। तो अगर ये साइंस एंड सिम्टम्स मिलता है आपके मरीज़ के अंदर, तो ये बताता है कि सिर के अंदर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गया है और ऐसे में ब्रेन को बहुत दबाव पड़ रहा है ब्लड कलेक्शन की वजह से, और ब्रेन सेल्स धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। ऐसे में डॉक्टर जल्दी से आपको इंजेक्शन मैनिटॉल देते हैं। ये एक इंजेक्शन है जो आपके ब्रेन का जो प्रेशर है अर्थात इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करता है और ब्रेन सेल्स को मरने से बचाता है। इसी के साथ साथ डॉक्टर आपको एंटी एपिलेप्टिक का इंजेक्शन देते हैं। एंटी एपिलेप्टिक अर्थात आपके मरीज को दौरे ना आए, क्योंकि कभी कभी इरिटेशन के कारण दौरे पड़ना भी बहुत कॉमन है। तो लेवेटाइरासिटम या फिर डायज़ेपाम जैसा कोई भी ड्रग दे सकते हैं जिससे कि दौरे ना पड़े। इसी के साथ साथ डॉक्टर तुरंत आपके मरीज़ का सीटी स्कैन कराते हैं ब्रेन का। सीटी स्कैन के दौरान हमें पता चल जाता है कि कौन सा नस फट गया है और कहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ ब्लड इकट्ठा हो रखा है। तो सीटी स्कैन आजकल सारे अस्पतालों में अवेलेबल है और वो बहुत इजीली और बहुत जल्दी हो जाता है। तो सीटी स्कैन में क्या मिलता है, जिस एरिया में ब्लीडिंग हो रखा है उस एरिया को वाइट जैसा दिखेगा आपको सीटी स्कैन में। नॉर्मल ब्रेन ब्लैक कलर का दिखता है और उस वाला एरिया में जहाँ पे कलेक्शन है वो ब्लड क्लॉट वाइट कलर का दिखता है। तो आपको पता चल जाता है कितना बड़ा ब्लड क्लॉट है। ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि तुरंत पानी पिला देते हैं मरीज को, तो ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में मरीज का होश नहीं रहता है और वो पानी सांस के नली में जा सकता है, पेशेंट एस्पिरेट करके उसी समय डेथ हो सकता है। तो पेशेंट को एनपीओ अर्थात मुंह से कुछ नहीं देना चाहिए। फिर अब आता है मेन ट्रीटमेंट। ये जो ट्रीटमेंट आपका डॉक्टर स्टार्ट करेंगे ये डिपेंड करेगा कितना ब्लड क्लॉट हुआ है एंड किस एरिया में हुआ है। तो अगर ब्लड क्लॉट छोटा है तो वो कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं। मैनिटॉल, एंटी एपिलेप्टिक्स जो दवाइयाँ होते हैं, दवाई से वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पेशेंट का बीपी अगर हाई है तो उसी समय बीपी की दवाई स्टार्ट हो जाएगा और बीपी कम करने की कोशिश करेंगे तो वो धीरे धीरे ब्लीडिंग पॉइंट बंद हो जाएगा। लेकिन अगर वो बड़ा ब्लीड है और ज्यादा ब्लड इकट्ठा हो रखा है तो ऐसे में 2 टाइप ऑफ सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। सर्जरी का मतलब है अगर कभी कभी कॉइल डाल दिया जाता है, वो आपके नस, बॉडी के नस से ब्रेन तक जाता है और ब्रेन में जाके वो जिस एरिया में ब्लीडिंग हो रहा है उस एरिया को वो ब्लॉक कर देता है। या फिर अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रखा है तो क्रेनियोटोमी किया जाता है, अर्थात सिर को थोड़ा सा काटते हुए अंदर जाके उस ब्लड क्लॉट को निकाला जाता है एंड ब्रेन के उस वाले रीजन को रिजुविनेट किया जाता है। दोस्तों ये कुछ टेक्निक्स है जो किया जाता है स्ट्रोक के मैनेजमेंट में। तो इसलिए पहले 1 घंटे में ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो के बाद मैं आशा करूंगा कि आपको कोई क्वेरी हो तो आप जरूर हमारे मेडी मंत्रा चैनल में पूछ सकते हैं और मैं ये उम्मीद करूंगा कि हम
सब मिलके ये प्रण ले कि स्ट्रोक से होता हुआ मौत को, इस आंकड़े को हमें कम करना है। अगर हम जल्द से जल्द फर्स्ट 1 आवर में फास्ट करेंगे और लोगों को डिटेक्ट करेंगे कि स्ट्रोक हो रहा है कि नहीं और अस्पताल तक पहुंचा देंगे तो उनका सर्वाइवल बेटर होगा, पैरालिसिस अर्थात लकवा भी कम होगा एंड रेसिडुअल डैमेज कम होगा, लोगों की जिंदगी सुधर सकती है और इस जानलेवा बीमारी से हम बच सकते हैं।